तो इसके लिए आप पहले ना एक क्वेश्चन है ना मेरे साथ लिख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन, यू विल लर्न समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो छोटा सा अपना। देखो, एक आपके पास में कंपनी है, ये लिख लो अ कंपनी, या ऐसे लिख लो अ स्टील कंपनी। एक आपके पास में स्टील कंपनी है और उसके पास में सप्लाईज है। कैसे सप्लाईज है, ऐसे कौन से सप्लाईज है मैं लिख देती हूँ इसको। इसके पास में 4 तो पोर्ट्स है, देखो ए पोर्ट, बी पोर्ट और सी पोर्ट्स। ठीक है, और एक स्टील कंपनी है और उसके पास में उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके पास में प्रॉब्लम है कि उसको इंपोर्ट करना होता है। या फिर मैं क्वेश्चन पूरा लिख देती हूँ आपके लिए। इज कंसर्न with the problem distributing, आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए क्वेश्चन प्लीज। डिस्ट्रीब्यूटिंग इंपोर्टेड और कच्चा, कच्चा स्टील होता है, कच्चा लोहा होता है ना, और ठीक है, फ्रॉम थ्री पोर्ट्स फोर स्टील मिल्स situated throughout the country। इस लाइन का मतलब क्या है, एक स्टील कंपनी है, ठीक है, इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंपोर्टेड और फ्रॉम 3 पोर्ट्स टू 4 स्टील। क्या करना है इसको, 3 पोर्ट से 4 स्टील के ऊपर क्या करना है, ठीक है, उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अपने पास में पोर्ट्स देखो क्या क्या पोर्ट्स है, पोर्ट्स है अपने पास में ए, बी और सी, और अपने पास में कितना माल है, टन्स पर वीक। पहले पोर्ट पर है 20,000 टन्स, दूसरे पोर्ट बी पर है अपने पास में 38,000 टन्स, और तीसरे पोर्ट पे अपने पास में 16,000। ठीक है, अब हमारे पास में डिमांड दी हुई है, डिमांड एट स्टील मिल्स आर, कितनी कितनी है, देखो आपके पास में डिमांड है स्टील, ऐसे लिख लो जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे, 4 है आपके पास में। जानते हो मिल्स क्या होती है, या एक फैक्ट्री जहाँ के ऊपर आपके पास में स्टील मिल्स हैं, जहाँ पे आपके पास में टन्स में वापस इंफॉर्मेशन है, टन्स पर वीक। और ये अपने पास में है 10,000, 18,000, 22,000 और 24,000। ये आपके पास में डिमांड्स है। ठीक है, इसका मतलब फिर ये अपने पास में सप्लाई है माल, यहाँ पे सप्लाई की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे आपके पास में डिमांड की इन्फॉर्मेशन है। डिमांड के 4 पोर्ट्स हैं। इसके बाद में आपको क्या देगा, आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा, वो एक टेबल देता है, लेकिन इस बार इन्फॉर्मेशन कैसे है वो देख लो। आपको ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर ₹0.05 पर टन पर किलोमीटर, ये दिया हुआ है आपको कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या है, 0.05 पैसा पर टन पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 1 टन ट्रेवल होता है माल, तो अपना कॉस्ट आती है 0.05 पैसा। ठीक है, अब आपके पास में एक टेबल है, वो जो टेबल है वो कैसी दी हुई है, वो टेबल भी आप नोट डाउन कर लो, वो डिस्टेंस की टेबल दी हुई है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। द डिस्टेंसेस बिटवीन the ports and the steel mills are given। आपके पास में 4 पोर्ट्स हैं और 4 आपके पास में स्टील मिल्स हैं। एक है ए, बी और सी, ठीक है, और ए, बी, सी, डी, ये अपने पास में पोर्ट्स हैं। ठीक है, और यहां से यहां पर ये जो इन्फॉर्मेशन इस बार दी हुई ना, किलोमीटर से, ये अपने पास में क्या दिए हुए हैं, ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो हम हर बार हमारे पास में टेबल के अंदर क्या होती है, हर बार कॉस्ट होती है, लेकिन इस बार हमारे अंदर टेबल के अंदर हमारे पास में दी हुई है, ये अपनी किलोमीटर समझ लो आप, ये किलोमीटर्स में है। तो 60, 100 और 50। यहाँ से आंसर चालू है ना? नहीं, ये क्वेश्चन है अभी। 80, 40, 70, 50, 90, 70, 30
और 50। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बार अपन को ना हर बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन कराना चाहिए अगर एग्जाम में आ जाए, है तो छोटा सा, लेकिन इसमें ये है कि इस पे इंफॉर्मेशन है, उसको आपको कैसे समझना है, या अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर अपने तीन पोर्ट्स हैं और यहाँ पे 3 स्टील मिल्स हैं। तो इनमें 3 पोर्ट्स हैं, यानी माल यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो ये सप्लाई यूनिट हो गई, ये डिमांड यूनिट हो गई, ऐसे समझ लो। तो आपको पता है कि डिमांड कहाँ लिखना है और आपको सप्लाई कहाँ लिखना है। तो सप्लाई आप हमेशा कहाँ लिखते हो, सप्लाई आप हमेशा यहाँ लिखते हो। ठीक है, तो सप्लाई लिख लीजिए। आपके पास में सप्लाई है 20, 38 और 16, ये आपके पास में सप्लाई की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ लिख लो 20, 38 और 16। ठीक है, और यहाँ पे आप डिमांड लिख लो, कितनी कितनी है, ये है 10, 18, 22, 24। ठीक है, चलो अब अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे अंदर जो है अपनी वो डिस्टेंस है, यानी कि 50 किलोमीटर 60, यानी कि अगर पोर्ट ए से स्टील ए पर अगर माल जाता है तो कितना है 50 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ पर बी, इस पोर्ट से इस स्टील मिल में काम पे अगर आपका सप्लाई होता है या डिमांड होता है तो किलोमीटर कितने है, अंदर किलोमीटर है 60, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80, ये सारे अपने किलोमीटर्स हैं। तो इसमें इस बार कंफ्यूज मत होना, ये हमारे किलोमीटर्स चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, ये पूछता क्या है, ये यही पूछेगा। अभी पूछा नहीं है तो यहां लिख लो आप लोग, कैलकुलेट, कैलकुलेट ट्रांसपोर्टेशन प्लान। एक ट्रांसपोर्टेशन प्लान बताओ विच विल मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉर द स्टील कंपनी। ठीक है, अब आपको बोलता है कि एक आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लान, यानी कि बात तो वही होगी कि क्वेश्चन तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन हमेशा क्या करते हैं, आप हमेशा मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो ये आपके पास में अभी ये पूरा क्वेश्चन है, ये दिखने में ऐसा है। इसको और छोटा करके दिखाऊं तो दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार लो एक बार। अगर आप बड़ा बड़ा देखोगे तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक ही टेबल में कर दी। देखो, एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इसका रोल क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस बार इस फॉर्मेशन में दी हुई है, तो इसका फॉर्मेशन हमारे पास में क्या है, अलग है। ठीक है, एक सेकेंड, झाड़ू लगा लो। आप लोग क्वेश्चन तो उतार लो, उतार लिया क्या सबने? ठीक है, अच्छा कौन से मेथड से करें, कौन से मेथड से करें, उससे पहले हमें देखना है कि हमारे पास में जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डिमांड और सप्लाई है, ये पहली बात तो देखो ये बैलेंस है क्या, इसका टोटल कितना आ रहा है अपना, टोटल कितना आ रहा है अपना, आई मीन सप्लाई और डिमांड का टोटल जो होता है वो कितना आ रहा है, 74,000 आ रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हो 74,000, तो यहाँ पे अपन 74,000 दोनों साइड का इक्वल है क्या, तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है ना? यस मैम। हाँ बैलेंस प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कौन से मेथड से करना चाहोगे, कुछ भी नहीं बोला तो क्या आप कौन से मेथड से करोगे, कौन से मेथड से करोगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो? मैं वैम मेथड से। ठीक है, तो वैम मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। आप ये टेबल उतार लो फेयरली, जहां पे भी उतारना है, और मैं इसको यही स्टार्ट कर दूं, यही स्टार्ट कर दूं अगर आप बोलो तो। ठीक है, यही स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसको जो अपना वैम मेथड है, इसका दूसरा नाम कोई बताएगा क्या है, वैम मेथड का दूसरा नाम क्या है?
वैम मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? पेनल्टी मेथड। अच्छा, और एक और नाम मैं बता देती हूँ, अगर वैम मेथड का तीसरा नाम अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो यूवी मेथड। क्या लिख सकते हो? इसका वैम का दूसरा नाम पेनल्टी है और तीसरा नाम इसका यूवी मेथड है। ठीक है, आप लोग लिख लो, आपको पता होना चाहिए। अगर बाई चांस कोई पूछ ले एग्जामिनर कि भैया ये मेथड यूवी मेथड से सॉल्व करो, तो यूवी मेथड क्या होता है, क्योंकि आपको हर बार यू और वी की वैल्यूज भी निकालनी पड़ती है, इस बेसिस पे इसका नाम यूवी मेथड भी है। ठीक है, तो कर लो आप, इसको नाम लिख लो अपना। अब देखो, अगर हम इसको वैम मेथड से कर रहे हैं तो मैं, आप लोग इस टेबल को दोबारा अपने फेयरली कॉपी में उतार लेना, और उसके बाद में इसका हम लोग कॉलम बनाना चालू करते हैं पेनल्टीज का। तो पेनल्टीज का उतारते हैं, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? रो पेनल्टीज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या उतार रहे हैं नीचे? अगर आप चाहो तो यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हो कि आप R1, R2, R3, ठीक है, वैसे कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पे कॉलम पेनल्टी उतारते हो तो C1, C2, C3, ठीक है, ऐसे उतार सकते हो। अब सबसे पहले क्या रूल है मैम के अंदर, क्या करना चाहिए सबसे पहले? पेनल्टीज कैसे निकालेंगे आप लोग बताओ? पेनल्टीज नहीं बता रहे, याद नहीं है क्या? छोटे छोटे नंबर ढूंढेंगे। दो छोटे नंबर ले लेते हैं, वेरी गुड। थोड़ी प्रेजेंस तो दिखाओ आप लोग। तो अपने दो छोटे नंबर फर्स्ट, अगर फर्स्ट रो में देख रहे हैं जाके, तो कितना है? 50 एंड 50, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस अपना? 0 आ जाएगा। यहाँ पर दो छोटे नंबर क्या है सेकंड रो में? 40 एंड 50, तो कितना आ जाएगा? 10। थर्ड रो में जा रहे हैं तो 30 एंड 50, तो कितना आ जाएगा? 20। माइनस साइन को इग्नोर करते हुए, ओनली डिफरेंसेस आर रिटन डाउन। डिफरेंसेस लिखे हम लोगों ने, हम लोग प्लस माइनस साइन नहीं लगाते, सिर्फ डिफरेंसेस लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कॉलम वाइज देखते हैं तो सबसे दो छोटे नंबर 50, 80, तो क्या आ जाएगा? 30। सेकंड में जाएंगे तो दो छोटे नंबर कौन से? 60, 40, तो कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे कितना है अपना? मैं तो बोलो यार, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करूं? एक बार हमने अगर रो वाइज और कॉलम वाइज एक बार हमने पेनल्टीज निकाल ली है, तो अब क्या रूल है हमारे पास में? सबसे बड़ा नंबर ढूंढना। मैक्सिमम नंबर ढूंढते हैं इनमें से। ओके, गर्ल्स में है क्या आज यहाँ पे? ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो सबसे मैक्सिमम नंबर हमारा ये है ना? मैक्सिमम नंबर यहाँ है, तो हम लोग ने यहाँ पे स्टार मार्क कर लिया। अब हम अंदर जाते हैं, तो अंदर जाके सबसे और क्या सेलेक्ट करना है सबसे पहले हमको यहाँ पर? 40 होगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, मिनिमम। हाँ आप सही बोल रहे हो, आपने 40 सही बोला। तो दिस इज अवर मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे जाएंगे तो मिनिमम क्या है अपने पास में? कॉस्ट 30। 30। ठीक है, 30, तो कितना लोकेशन कर दो यहाँ पर मैं? 16,000। 16,000 का लोकेशन कर देती हूँ। तो कौन सा अपना रो और कॉलम सबसे पहले कौन सा ओवर हो गया या कंज्यूम हो गया? दिस वन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रो मैंने क्या कर दी? कैंसिल कर दी। अगर 22 में से 16 गया तो कितना बचा? कितना बचा? ओके, आप 6,000 यहाँ लिख लीजिए। वापस से निकालो डिफरेंस। यहाँ पे वापस से ये R2 लिख दिया हमने, तो यहाँ पे लिख लो 0, यहाँ पे लिख लो 10, और यहाँ पे डैश मार्क कर देते क्योंकि ये कट चुकी है। यहाँ पर आएंगे तो डिफरेंस क्या जाएंगे? 80, 50 का 30 वैसे, उसका 20, इसका 30 और इसका 0। तो सेकंड रो और ये C2 और R2 में सबसे हाईएस्ट क्या है नंबर? दो बार है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। टाई हो गया। टाई हो जाता तो क्या करते हैं? हम जिसके आगे सबसे मिनिमम होता है वो वाला लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जाते हैं तो यहाँ पर मिनिमम चेक कर लो, तो यहाँ पे 70 मिनिमम आ रहा है। और अगर इसमें जाके खड़े होते हैं तो यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या आ रहा है? 50। भाई 30 पे भी जाके चेक करेंगे और इस 30 पे भी टाई हो गया। अगर हमारे पास पेनल्टीज टाई हो जाते हैं तो हम सबसे मिनिमम कॉस्ट उनके सामने ढूंढते हैं। तो इसमें जाके कॉस्ट ढूंढी थी तो 70 था, और इसमें जाके ढूंढी तो 50 था, तो 50 पे आके हमको एलोकेशन करना चाहिए। तो कर लो एलोकेशन। ठीक है, कितना एलोकेशन हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम एलोकेशन कितना हो सकता है यहाँ पर?
क्योंकि ये 10,000 की डिमांड करता है, 20,000 की सप्लाई करता है, तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही अपन फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया 10,000, और यहाँ पे ये ओवर हो गया, तो ये अपना कॉलम पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, वापस इस डिफरेंसेस निकालें। देखो कितना बचा यहाँ पे, रो वाइज देखो तो 50 और 60 का डिफरेंस 10, एंड सेकंड में कितना डिफरेंस आ रहा है 40 और 50, 10, देन डैश, फिर उसके बाद में हाँ, फिर यहाँ पर आ गए हम लोग कॉलम वाइज देख रहे हैं तो डैश, फिर कितना आ रहा है 20, फिर कितना आ रहा है 30 जी। सॉरी, अरे क्या है, आई एम एट ए न्यू प्लेस है ना, थोड़ा झाड़ू पोछा हो रहा है। ओके, 50 और 50 का डिफरेंस 0। चलो अब बताओ क्या करें, टाई तो नहीं है, तो मैक्सिमम कौन सा इसमें 30, कहाँ पे जाए 70, तो 70 पे जाए तो कितना लोकेशन हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे 20। कितना लोकेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6,000 है, यहाँ पे 38,000 है, तो कितना लोकेशन हो पाएगा मैक्सिमम, मैम 6,000। तो ये पूरा कॉलम कैंसिल हो गया अपना, और ये भी, हाँ, तो पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पर अपना। अब क्या करना पड़ेगा, वापस डिफरेंस निकालना पड़ेगा, हाँ भाई निकालना पड़ेगा, तो R4 निकाल लो, यहाँ पे R4 लिख लेते हैं और यहाँ पे C4 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 60-50 का डिफरेंस देखो 10, 40-50 का 10, डैश डैश 20 डैश और 0, कितना हो गया, दिस इज द मैक्सिमम, और यहाँ पे जाए तो दिस इज मिनिमम, कितना हो जाएगा यहाँ पे अलोकेशन, बोलो, तो यहाँ 32 में से अगर हमारा 18,000 का लोकेशन हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, 4,000 क्या कैसे, 14,000 मैम 14,000। हाँ 14,000। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे पास में डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं बचा, रो वाइज कॉलम वाइज 2 ही आइटम बचे हुए हैं, इनका अलोकेशन कर दो। देखो यहाँ पे हमारे 24,000 की डिमांड है और यहाँ पे 24,000 की टोटल सप्लाई भी है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये और बराबर भी है, तो सबसे पहले हम किसी को भी अलोकेट करें, क्या फर्क पड़ने वाला है, दोनों कॉस्ट मिनिमम है, इक्वल है, तो किसी को भी अलोकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो मिनिमम वाले को पहले अलोकेशन करते हैं। 10,000 हो गया और ये 14,000 हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और यहाँ पे कॉस्ट में हमने क्या, यहाँ पे अंदर कॉस्ट नहीं थी, हमारे पास किलोमीटर्स थे, लेकिन हमने क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किया जैसे हम लोग करते आ रहे थे। तो हमने पेनल्टी मेथड से क्या निकाल लिया, रैम मेथड से अलोकेशंस निकाल लिए। यहाँ तक करने के बाद में हम ये देखते हैं कि हमारा जो अलोकेशन, नंबर ऑफ अलोकेशंस हैं वो इक्वल हुए कि नहीं हुए, किस कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आके चेक कीजिए, चेक कि नंबर ऑफ अलोकेशंस जो हैं वो कितने होने चाहिए आपके, नंबर ऑफ अलोकेशंस आपके होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला m + n - 1। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ रोज, m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास में 3 है। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो हमारे पास में ABCD 4 कॉलम्स है, -1, तो कितना बचा 7 - 1, तो कितना आ गया 6 अलोकेशंस होने चाहिए, चेक करना है ये चीज, तो चेक करो क्या 6 अलोकेशंस हो रहे हैं क्या यहाँ पर, यस मैम। 6 लोकेशन है, अगर 6 लोकेशन हो गए हैं, यस, here are 6 allocations, और ऐसा भी लिखना पड़ता है, so this is non-degenerate। अब ये क्या होता है, ये वर्ड आज हमने आपको नया वर्ड बताया है, ये वर्ड पे हम काम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नॉन डिजेनरेट वाला है, मतलब नंबर ऑफ एलोकेशन अगर 6 की जगह क्या होते हैं, यहाँ पे एक बार किसी बच्चे ने पूछा था कि 6 होते, 6 से ज्यादा तो होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि 6 ही चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर ज्यादा होंगे तो यानी कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। अगर यहाँ पे 6 की जगह 5 एलोकेशन होते या 4 एलोकेशन होते, कम होते, इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, डीजेनरेसी की प्रॉब्लम होती है। अगर नंबर ऑफ एलोकेशन क्या होंगे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस हमारे क्या होते,
लेस देन 6 होते, इफ ऐसा होता, ये बता रही हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट प्रॉब्लम, डीजेनरेट प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये हमको इसको क्या बोलने का पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा कि ये तो नॉन डीजेनरेट प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, यहां तक करने के बाद में, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद में क्या है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको जब नंबर ऑफ एलोकेशंस मिल जाए तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि u और v, क्या आप u v निकाल सकते हो, क्या आप u v निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहीं पे बैठ के निकालें या नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालें। तो क्वेश्चन ये है कि यहीं पे निकालना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अलोकेशंस जहां हुए हैं वहीं पे हमको यूवी निकालना चाहिए, क्योंकि मैंने वैसे क्वेश्चन में स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग क्या करो, अलग टेबल में नहीं निकालना है, यूवी के लिए आपको एक अलग टेबल फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, यहीं पे करना होता है। तो U1, U2 और U3, ठीक है, और ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा V1, V2, V3 और V4। और रुको, मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से रब कर देती हूँ और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये लो V1, V2, V3 और ये V4। ठीक है, ये हमने राइट आउट कर लिया। कैसे स्टार्ट करना है, अपन यूवी की वैल्यूज कैसे निकालनी है, आपको रूल याद है, किसी को याद नहीं है क्या, यूवी की वैल्यूज कैसे निकालनी है? ज्यादा एलोकेशंस होंगे वहां पे 0 मान देंगे। तो बताइए, रो वाइज और कॉलम वाइज में सबसे ज्यादा रो वाइज एलोकेशंस दिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कॉलम वाइज एलोकेशंस दिख रहे हैं? रो वाइज दिख रहे हैं। अगर रो वाइज दिख रहे हैं तो कौन से रो में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो रखे हैं? U2 सेकंड रो में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो रखे हैं ना, इस रो में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो रखे हैं ना, 3 एलोकेशन हो रखे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको हमें क्या मानना चाहिए, 0 मानना चाहिए, राइट, इसको हमको 0 मानना चाहिए। चलिए मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमको इसको 0 मान लिया। अब इसको 0 माना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि u और v की वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ अलोकेटेड सेल की हेल्प से ही निकल सकता है, उसके बगैर नहीं निकल सकता है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि आपको पता है u प्लस v जो होता है वो अलोकेटेड जो सेल है उसकी कॉस्ट के इक्वल होता है, अलोकेटेड सेल के कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, अलोकेटेड सेल पे जाके खड़ा होना है। तो यहाँ पे हमने देखा है, इसका हमने वैल्यू पहले 0 डिसाइड किया, तो हम अलोकेटेड सेल हमारे पास में ये है, तो u और v का टोटल अलोकेटेड सेल का जो कॉस्ट है उसके, यहाँ पे इसको एक बार कॉस्ट आप प्रेफर कर लो, वैसे तो यहाँ पे डिस्टेंस है लेकिन इसको 40 आपको कॉस्ट मान लो। ठीक है, क्योंकि वैसे ही हमने इसके क्वेश्चन को एलोकेशन किए हैं। तो यहाँ पे आपने इसको 40 देखा, तो u और v का टोटल क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, 40, U2 V2 का टोटल 40 के इक्वल आना चाहिए। फिर नेक्स्ट लोकेशन पे आ जाओ, तो U2 और V3 का टोटल 70 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं ऐसा यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं कि 70 आ जाए, तो U2 0 है, यहाँ पे 70 रखूं, यहाँ पे 70 आ जाए। फिर यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट एलोकेटेड में 50, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऐसा क्या रखूं कि 50 के इक्वल हो जाए, तो मुझे यहाँ पे 50 रखना चाहिए। ठीक है, तो देखा आपने एलोकेशन से क्या होता है, आपको ना मेहनत कम हो जाती है, आपकी वैल्यूज फटाफट निकल जाती है। अब आपके 4 V थे, V1, V2, V3, V4, तो V4 में आपने 3 वैल्यू से निकाल ली। चलो अब इसमें से आप V4 पर आके खड़े होते हो, तो यहाँ V4 पे यहाँ आओ, देखो यहाँ आके खड़े होते हो आप लोग इस जगह, तो इस जगह पर आप खड़े होते हो, तो यहाँ की हेल्प से आप लोग U1 की वैल्यू निकाल सकते हो। U1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे V4 निकला हुआ है और यहाँ पे U1 निकालना है जो कि 50 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ क्या रख दूं, 0, क्योंकि U1 और V4 का टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, 50 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हो गया। यहाँ पर भी यहाँ आ जाओ, पहले वाले पे यहाँ निकालो आप एक बार, तो यहाँ पर मैं क्या रखूं ऐसा कि 50 हो जाए, तो U1 और V1 का टोटल 50 के इक्वल होना चाहिए। तो ये 0 है, यहाँ पे मैं 50 रख दूं तो ये 50 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। अब लास्ट देखो, सारे V1, V2, V3, V4 निकल गए, U1, U2 निकल गए, U3 लास्ट रह गया, तो यहाँ पर मुझे कैसे वैल्यू निकालनी पड़ेगी,
विद द हेल्प ऑफ अलोकेटेड ओनली। तो यहाँ पे देखते हैं तो अलोकेशन 30 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 70 निकला हुआ है, यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि 30 आ जाए? -40। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमको -40 रखना चाहिए। -40 रख दिया और आपके ये u भी आ गए। बेटा u और v की वैल्यूज निकालने के बाद में बिना सोचे समझे आपको क्या निकालना है? जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है, अनअलोकेटेड सेल्स हैं, उनकी वैल्यूज निकालनी चाहिए। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, वैम में क्वेश्चन का अलोकेशन करने के बाद में हमने नंबर ऑफ अलोकेशन देखे, अगर वो सही है तो यूवी की वैल्यूज निकालेंगे। यूवी की वैल्यूज निकालने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा अपना? वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स। अनऑक्यूपाइड सेल्स। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स की फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस यू प्लस वी। ठीक है, तो आप एड्रेस लिखते जाओ और करते जाओ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में अनअलोकेटेड क्या है? फर्स्ट रो में अनअलोकेटेड ये है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? 60। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 60 माइनस यू प्लस वी। तो यू कितना है अपना? 0 + 40 है ना, तो कितना आ गया? 20। फर्स्ट एड्रेस क्या है अपना? पहला एड्रेस क्या था अपना? स्मॉल ए और कैपिटल बी। ठीक है, तो आप लिख लो स्मॉल ए और कैपिटल बी। सेकेंड एड्रेस क्या है अपना? सेकेंड एड्रेस है अपना ये अनऑक्यूपाइड 100, तो इसका एड्रेस क्या है? स्मॉल ए कैपिटल सी। ठीक है, स्मॉल ए और कैपिटल सी, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? स्मॉल ए 100 माइनस 070। ठीक है, ये भी पॉजिटिव आ गया, क्योंकि सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तभी ये वो क्या होता है? ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फर्स्ट रो कवर हो गई। सेकंड रो में कितने अनऑक्यूपाइड हैं? एक ही है, स्मॉल बी कैपिटल ए। ठीक है, स्मॉल बी और कैपिटल ए बी। ठीक है, ए सॉरी, वैल्यू क्या लिखेंगे? 80 माइनस 050। ये भी पॉजिटिव है। चलो, उसके बाद में सेकंड रो ओवर हो गई, थर्ड रो में आ जाओ। थर्ड रो में क्या है? 90 माइनस -40 50। ठीक है, सॉल्व करो तो क्या आएगा? ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? सीबी है क्या? तो 70 माइनस 40 -40 + 40, 70 माइनस, ये भी पॉजिटिव आ गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? सीडी। सीडी है, तो सीडी में क्या आएगा? 50 माइनस 40 50। सारी वैल्यूज पॉजिटिव है क्या? यस मैम। सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस बड़े होते हैं, अगर ये चैप्टर रियली बहुत बड़े सॉल्यूशंस वाला चैप्टर है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना ना तामझाम वाली चीज मिलेगी नहीं। जो भी छोटी मोटी जैसे क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग में अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था कि इसके फ्रेमिंग कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। अभी तक तो इस क्वेश्चन में कुछ नया हमको सीखने को मिला ही नहीं, हम इतना तो हम पहले भी स्टेप्स कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये बड़ी खुशी की बात है, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए। और पॉजिटिव आ जाती है तो फिर कुछ नहीं करना होता है, हमको डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना होता है। सिंस हम ये लिख सकते हैं, सिंस all the values of unoccupied cells या ब्रैकेट में लिख लो इसको, ये आपके जो वैल्यूज निकाले ना 40 70 80, ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट क्या होता है? ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी का मतलब नेक्स्ट बेस्ट। ये हम कह सकते थे कि अगर कहीं नेगेटिव आता तो इसका मतलब हम कॉस्ट सेविंग कर सकते थे, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख लो ब्रैकेट में। तो वैल्यूज ऑफ एन अनऑक्यूपाइड सेल्स आर क्या है? सो वी हैव रीच्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन में पहुंच गए थे, यानी कि कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग?
बिल्कुल सिंपल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तो पता है यहाँ पर आप लोगों के पास में ये चीजें क्या है, ये अपनी किलोमीटर्स हैं और ये अपने क्या हो गए, अंदर जो ये लोकेशन की है 10,000, ये अपनी क्या है, ये टन्स है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसमें है, टन्स में है ये इन्फॉर्मेशन। ये जो आपकी यूनिट्स हैं डिमांड और सप्लाई की, ये टन्स में है इन्फॉर्मेशन। टन्स जानते हैं आप, क्वांटिटी, जैसे केजीज होता है ऐसे टन्स है। तो आपके पास में अगर आप ये जो अपनी किलोमीटर है, इस किलोमीटर को टन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन किसमें कन्वर्ट हो गई, टन किलोमीटर या किलोमीटर। ऐसे जैसे कैसे, देखो यहाँ पे कॉस्ट थी कि ना आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसने बोला था कि 0.05 पर टन पर किलोमीटर, पर टन पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर पर टन पर 0.05 पैसा, ठीक है। अब देखो तो आप लोग क्या करो, वही जैसे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते थे, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 50 इंटू 10,000, 50 इंटू 10,000, सबको मल्टीप्लाई करो एक बार कैलकुलेटर पे, फटाफट कर लो, एक बार बता दूं, कर दो एक बार मल्टीप्लाई, 50 इंटू 10,000। सेकंड रो में जाओगे तो क्या क्या कॉस्ट है अपने पास में, 40 इंटू 18, 70 इंटू 6,000, 50 इंटू 4,000, ठीक है। सेकंड रो के अंदर 40 इंटू 18,000 था ना, और 70 इंटू 6, 50 इंटू 40, और थर्ड रो में कितना है अलोकेशन, एक ही अलोकेशन था, यानी कि 30 इंटू 60,000, ठीक है। लिखो 30 इंटू, चलो कैलकुलेटर पे एक बार घुमा लो इसको, कितना आया आपका, एक बार करके बता दो सब लोग कितना आया। यहाँ पे 5 लाख इंडिविजुअली बता दो मेरे को। $28,40,000. कितना बोल रहे हो आप बेटा, अरे बोलो, सब लोग कर रहे हो कि सब देख ही रहे हो, कर रहे हैं मैम। 33,20,000. 53 क्या बोले आप, 33, 33 आगे 20,000. 20,000, ये बोले क्या, ये बोले क्या, क्योंकि मेरा तो यही आ रहा है, आप लोगों का क्या आ रहा है, ये अपना क्या निकला, टोटल कॉस्ट तो अभी नहीं निकली है, अभी टोटल कॉस्ट नहीं निकली। अभी तक आपने क्या किया था, आपकी इंफॉर्मेशन थी किलोमीटर्स में, तो 50 तो था, जैसे यहाँ पे 50 तो था आपका किलोमीटर्स, और ये था आपका टन। तो आपका जो इंफॉर्मेशन आई है यहाँ तक, ये क्या आया है, ये आपका आया टन्स किलोमीटर्स में, या ये क्या आया इंफॉर्मेशन, टन्स किलोमीटर्स में इंफॉर्मेशन आई है। लेकिन कॉस्ट के लिए क्या करोगे, इस टन किलोमीटर को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए लास्ट में जाके, क्योंकि इसने बोला टन किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द, 0.05। हाँ इससे मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, इस पूरे को 0.05 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी ये जो टन्स किलोमीटर यूनिट्स है ये रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1,66,000। हाँ जी, रुपीस 1,66,000, ये आपका आ गया। यहाँ तो कोई मैम एक दिक्कत, डाउट था हाँ जी बेटा, मैम, एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से ना थोड़ी टेबल छूट गई थी। हाँ तो मैम वो कॉलम पेनल्टी थी ना, ये लो, ये नोट डाउन कर लो। नहीं मैम उसमें जो सेकंड वाला था ना, जो 2 30s आए, तो उसको कैसे सॉल्व करा मैम आगे। कौन पूछ रहा है, नाम बता दो एक बार। कृष्णा। कृष्णा ये देखो यहाँ पे भी 30 था, यहाँ पे भी 30 था। अगर आपके पास में पेनल्टीज में क्या हो जाए, टाई हो जाए, क्या हो जाए, पेनल्टी टाई हो जाए,
ये वैसे रूल मैंने बता दिया है, क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स भी बनवाए थे इसके। तो अगर पेनल्टीज में टाई हो जाए तो हम क्या देखते हैं, इसके सामने जाकर देखते हैं कि सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या थी। अच्छा पहले तो क्या ये रो कट चुकी थी, तो यहाँ पे अलोकेशन 2 जगह ही बचा था, तो यहाँ पे एक 70 आ रहा था, ठीक है। और इसमें जाके हम खड़े होते तो हमने देखा है 50 और 80 ये आ रहा था, तो इसमें मिनिमम क्या है ये। फिर हम देखते हैं कि यहाँ अंदर जाके खड़े होते हैं तो 70 और 50 में भी क्या है, सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, 50। तो फिर हमने क्या करा, ये वाला 30 चूज किया था, फिर हमने ये वाला 30 छोड़ दिया था। ओके मैम, हाँ, और 30 पे जाके यहाँ पे अलोकेशन कर दिया था हमने। ठीक है मैम। एक बार क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये रहा मैम, क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ले लो। थैंक यू मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन इजी था, बट इसको करना कैसे है वो भी इजी था ना। यस मैम। कर लेते क्या एग्जाम में, अगर मान लो क्वेश्चन खड़ा होता आपके सामने तो? हाँ मैम। कर लेते, वाओ। तो अब बेसिक बेसिक देखो, मैं ये क्वेश्चन क्लास नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, मैं अगर डीजनरेसी प्रॉब्लम से मैं कल ही बता पाऊंगी। जैसे ये आपने, अगर सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए बेटा, आपको ना, आपको जो आपका जो नॉर्थ, आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आपको आता है, लीस्ट कॉस्ट आपको आता है, वैम वैम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ज्यादातर आता है। अगर किसी बार ये आ जाए तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता है, ये कभी आ भी सकता है, बट 99% तो यही आता है अपना, ठीक है। तो अगर आपका ये वाला आता है तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि आपको वैम को स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टेप्स पता होने चाहिए, आपको वैम स्टार्ट करने के लिए पेनल्टीज निकालनी है, रो पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी, और मैक्सिमम को देखते हुए मिनिमम कॉस्ट को अलोकेशन करना चाहिए। एक बार आपने सारे अलोकेशन कर दिए और आपकी जो जैसे ये क्वेश्चन था 74 डिमांड 74 आपकी सप्लाई, ये ओवर हो गई। उसके बाद में आप यहाँ पे खड़े होके आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ अलोकेशन। नंबर ऑफ अलोकेशन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पूरे सटीक बैठने चाहिए। यहाँ पे 6 लोकेशन होने चाहिए, तो और 6 लोकेशन हमारे पास में थे। अगर एक बार ये हो गया कि हाँ नंबर ऑफ लोकेशन 6 होने चाहिए, हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है अपना, नेक्स्ट स्टेप आता है, हाँ आप क्या करोगे, यूवी निकालोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ लोकेशन चेक करने के बाद में आपको यूवी की वैल्यूज निकालनी है। यूवी की वैल्यूज निकालने के जस्ट बाद में आपको अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालनी है। और आप एक बार अनऑक्यूपाइड वैल्यूज निकालने लगते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज अपनी पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव आ गई तो फिर तो काम खत्म, फिर तो सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। और अगर नेगेटिव आती तो हमारा काम बढ़ जाता। नेगेटिव आती तो हम क्या करते, नेगेटिव आते तो हमको लूपिंग करना पड़ता, याद है आप लोगों को? यस मैम। नेगेटिव आता है, हाँ तो लूप बनाना पड़ता है। लूप बनाकर हम क्या करते हैं, लूपिंग में भी आपको याद है, देखो मैंने आपको सारी प्रॉब्लम करा दी, मेरे को एक क्वेश्चन थोड़ा कराना है, लूप भी आपको पता है, ये हमने यहाँ पे लूप भी बनाया था, है ना। और इसमें लूपिंग में भी हम माइनस साइन को खड़े होके देखते हैं और सबसे मिनिमम एलोकेशन जो रखा होता है उसको पूरे लूप में घुमा देते हैं, प्लस की जगह प्लस कर देते हैं, माइनस की जगह माइनस कर देते हैं। मैम ये लूप वाला भी प्रैक्टिस करवाना है ना, 1-2 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं तो प्रैक्टिस करवा दूंगी, मुझे तो प्रैक्टिस करवानी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि ना, जब इस चैप्टर करने के बाद हम नए चैप्टर पे आए तो पुराना चैप्टर आपको जीरो ना हो जाए। हाँ मैम, ये करवा देना लूप वाला तो।